नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के दौरान भीड़ प्रबंधन के लिए कार्ययोजना बनाने का फैसला किया। मशीन लर्निंग और AI टूल से होगी निगरानी। उत्तर प्रदेश सरकार और महाकुंभ मेला प्राधिकरण ने प्रयागराज महाकुंभ मेले की अवधि 26 फरवरी से आगे बढ़ाने की खबरों का खंडन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के दौरान रोहतास जिले में लगभग 1200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार लगातार 5वें महीने देश भर में पहले स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने भीड़ प्रबंधन के लिए कार्ययोजना बनाने का फैसला किया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पहल पर पटना में गृह, स्वास्थ्य, नगर विकास, ऊर्जा और पथ परिवहन समेत 14 विभागों की बैठक में ये फैसला किया गया। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर उदयकांत ने बताया कि बैठक में गोल्ड कमांडर सिस्टम अपनाने का फैसला किया गया। इसके अनुसार प्रत्येक आयोजन स्थल पर मुख्य कमांडर, गोल्ड कमांडर और डिप्टी कमांडर तथा सिल्वर कमांडर तैनात रहेंगे। उन्होंने बताया कि धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों के दौरान आपात सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा भीड़ प्रबंधन में मशीन लर्निंग और AI टूल से निगरानी करने पर भी सहमति बनी। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने बताया कि भीड़ प्रबंधन के लिए समय समय पर मॉक ड्रिल होगा और पूर्व की घटनाओं से सीख लेकर प्रभावी रणनीति बनाकर काम किया जाएगा। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए प्रदेश के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था और यात्री सुविधाओं का विस्तार किया गया है। दानापुर रेल मंडल के कई स्टेशन पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। मंडल रेल प्रबंधक जयंत कुमार चौधरी ने बताया कि यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। भीड़ को बस व्यवस्थित तरीके से हमेशा बोर्डिंग होती रहे, लोग किसी कंफ्यूजन में कोई भागदौड़ न करें, इसलिए वहां पे लगातार नजर रखी जा रही है सीनियर अधिकारियों के द्वारा, टीम्स के द्वारा, RPF कमर्शियल और विभिन्न विभागों की टीम के द्वारा। सही इन्फॉर्मेशन पाएं, सही प्लेटफॉर्म पे जाएं, सही ट्रेन बोर्ड करें। वो हमारे दानापुर, पटना, राजेंद्र नगर, आरा, बक्सर सभी जगह होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं जहां भी पैसेंजर्स वेट कर सकते हैं। उचित समय आने पे, ट्रेन का डिपार्चर टाइम आने पे वो होल्डिंग एरिया से जाकर के अपनी ट्रेन को बोर्ड कर सकते हैं। इधर समस्तीपुर रेल मंडल के 6 स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया का निर्माण करवाया गया है। मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने बताया कि होल्डिंग एरिया में यात्रियों के बैठने के साथ साथ UTS टिकट काउंटर भी खोला गया है। उन्होंने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल और रेल पुलिस के साथ साथ SSB के जवानों की तैनाती की गई है। समस्तीपुर मंडल में हमने 6 लोकेशंस पे जो है होल्डिंग एरिया बनाई हुई है और वहाँ पे यात्रियों के लिए समुचित व्यवस्था है बैठने की। वहाँ पे पानी की व्यवस्था है, जनता खाना, चाय इत्यादि दिया जा रहा है। मे आई हेल्प यू काउंटर है, वीडियो स्क्रीन है जिसमें कि ट्रेनों की स्थिति बताई जा रही है। साथ ही साथ अनरिजर्व टिकटिंग काउंटर्स भी हैं जहाँ वो टिकट कटवा सकते हैं। फर्स्ट एड काउंटर है। तो इस तरह से हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं यात्रियों को। मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि समस्तीपुर मंडल अंतर्गत आने वाले विभिन्न स्टेशनों से पिछले 1 सप्ताह में 9 कुंभ स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार और महाकुंभ मेला प्राधिकरण ने ऐसी अफवाहों को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले को 26 फरवरी से आगे बढ़ा दिया गया है। प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र मौदड़ ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाह पूरी तरह निराधार है। एक रिपोर्ट। महाकुंभ का समापन निर्धारित तिथि 26 फरवरी को होगा। शेष बचे दिनों में पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाने तथा श्रद्धालुओं के सुचारू आवागमन के लिए व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी रविंद्र मादड़ ने बताया कि महाकुंभ मेले का कार्यक्रम शुभ मुहूर्त के अनुसार जारी किया जाता है और ये पहले से तय होता है। श्री मादड़ ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। राज्य सरकार या जिला प्रशासन की ओर से मेले की अवधि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जिलाधिकारी ने कहा
कहा कि अधिक भीड़ के इकट्ठा होने से बचने के लिए प्रयाग संगम रेलवे स्टेशन को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये स्टेशन मेले से सटा हुआ है। इस बीच प्रयागराज के अन्य सभी स्टेशनों पर रेलों की आवाजाही जारी है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि बिना पूर्व सूचना के किसी भी रेलवे स्टेशन को बंद नहीं किया गया है। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के मामले में उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही जांच के अलावा कोई और जांच नहीं की जा रही है। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में इस घटना पर आरपीएफ जांच रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जो गलत और भ्रामक है। मंत्रालय ने मीडिया आउटलेट से इस संबंध में उच्च स्तरीय समिति की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी प्रगति यात्रा के दौरान रोहतास जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे लगभग 1200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री विभागीय अधिकारियों के साथ जिले में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम चेनारी प्रखंड के बादलगढ़ से शुरू होगा। वे दुर्गावती में इको टूरिज्म और एडवेंचर हब का शिलान्यास करेंगे। साथ ही वे हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का भी उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री आदिवासी जनजाति विकास समिति द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न उद्यमों से संबंधित डॉक्यूमेंट्री का भी अवलोकन करेंगे। श्री कुमार मल्लीपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा वे प्रस्तावित कुदरा चेनारी मल्लीपुर पथ चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री का वाजिदपुर में काव नदी पर प्रस्तावित पुल के निर्माण स्थल के निरीक्षण का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा वे विभिन्न विभागीय स्टॉल का निरीक्षण करेंगे और स्थानीय लोगों तथा जीविका दीदियों के साथ संवाद करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रोहतास से चंदन कुमार। गौरतलब है कि यह मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा का अंतिम चरण है। इसके तहत वे कल और परसों नालंदा और पटना जिले की यात्रा करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च है। अधिक जानकारी newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @AIRnews_पटना से प्राप्त की जा सकती हैं। अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार लगातार 5वें महीने देश भर में पहले स्थान पर रहा है। राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार दवा भंडारण से लेकर वितरण तक 10 मापदंडों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते राज्य को यह उपलब्धि हासिल हुई है। वर्तमान समय में सीतामढ़ी सदर अस्पताल में सबसे अधिक 405 प्रकार की दवाएं उपलब्ध है। वहीं नालंदा सदर अस्पताल में 376, गोपालगंज और लखीसराय में 375 तथा मुंगेर और कटिहार में 371 प्रकार की दवाओं की उपलब्धता है। बिजली कंपनियां अब अपनी सेवाओं की पहुंच आम लोगों तक उपलब्ध कराने के लिए जीविका दीदियों की मदद लेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार जीविका दीदियां लोगों को बिजली कंपनी के नाम पर हो रही साइबर ठगी से बचाने के लिए भी जागरूक करेंगी। इस संबंध में पिछले दिनों पटना में आयोजित एक कार्यशाला में 11 जिलों की जीविका दीदियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया। जल संसाधन विभाग ने तिरहुत मुख्य नहर के एक हिस्से के पुनर्स्थापन और लाइनिंग कार्य की शुरुआत कर दी है। इससे किसानों को काफी फायदा होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। तिरहुत मुख्य नहर के जीर्णोद्धार से मुजफ्फरपुर जिले में सिंचाई सुविधा बेहतर हो जाएगी। इस महत्वपूर्ण परियोजना के तहत तिरहुत मुख्य नहर के संबंधित हिस्से में काम हो रहा है, जिससे नहर तल में गाद की समस्या में कमी आएगी। साथ ही नहर के जल स्राव में वृद्धि होगी। इसके फलस्वरूप निर्माणाधीन नहर तथा इसके वितरण प्रणाली में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सकेगा और नहरों के अंतिम छोर तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इस योजना के पूर्ण होने से जिले के मरवन, कुढ़नी एवं मुसहरी प्रखंडों के कृषक लाभान्वित होंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक।
प्रदेश के अधिकतर भागों के तापमान में औसतन 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों में तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद अधिकतर स्थानों के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। 48 घंटों के दौरान बिहार में मौसम शुष्क बना रहेगा एवं तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। दिन के समय आसमान पूरी तरह से साफ दिखाई नहीं पड़ेगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खां आज मधेपुरा स्थित पीएन मंडल विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। श्री खां विश्वविद्यालय के अलग अलग संकायों के 57 टॉपर छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 फरवरी तक बढ़ा दी है। आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि 21 फरवरी की शाम 6 बजे तक आवेदन जमा किए जाएंगे। वहीं 22 फरवरी से 28 फरवरी तक अभ्यर्थियों को आवेदन में सुधार का अवसर मिलेगा। मैट्रिक परीक्षा के दूसरे दिन कल राज्य भर से 19 परीक्षार्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया। सबसे अधिक 6 परीक्षार्थी गोपालगंज से निष्कासित किए गए। गया से 3, भोजपुर, नवादा, पूर्वी चंपारण और बांका से 2-2 तथा पटना और मधेपुरा से 1-1 परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया। इसके अलावा दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे 11 फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े गए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, अश्लीलता पर नकेल को नियम बनाए केंद्र। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जनरल टिकटों पर होंगे ट्रेनों के नाम। दैनिक भास्कर की प्रमुख खबर है, चैंपियंस ट्रॉफी आज से शुरू, भारत का मैच कल। प्रभात खबर लिखता है, बिहार दिवस पर अपनी गायकी से मुग्ध करेंगे उदित और अभिजीत। राष्ट्रीय सहारा और आज अखबार ने पटना में रामलखन पथ पर पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के दौरान भीड़ प्रबंधन के लिए कार्य योजना बनाने का फैसला किया। मशीन लर्निंग और AI टूल से होगी निगरानी। उत्तर प्रदेश सरकार और महाकुंभ मेला प्राधिकरण ने प्रयागराज महाकुंभ मेले की अवधि 26 फरवरी से आगे बढ़ाने की खबरों का खंडन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के दौरान रोहतास जिले में लगभग 1200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार लगातार 5वें महीने देश भर में पहले स्थान पर। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।